you're net JRF qualified? मैंने कहा yes sir. So then they asked me कि then why are you sitting here? Why are you wasting our time? You may leave. So at that time I was like मतलब मुझे जाना है क्या सच में? थोड़ा सा ये नर्वस हो गई थी मैं. नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टीचर पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी केवीएस इंटरेक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 8 लेकर आए हैं, जिसमें हमने अपने ही एक दोस्त जो कि केवीएस में टीजीटी सोशल साइंस है उनको इनवाइट किया है। उनका नाम है मिस डनिशा ठाकुर। उनके बारे में बताना चाहूंगा मैं। उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किया था, वो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि हम ये पता कर सकें कि पेडागोजी के लिए हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं मिस डनिशा ठाकुर से। हाय डनिशा, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर। Hi Ritesh, thank you so much for inviting me here. एंड डनिशा, a big congrats for your recent success. Thank you, and a big congrats to you too for your channel. थैंक यू यार। एंड चलो हम इस इंटरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एंड मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जिससे कि वो आपके बारे में एक रफ स्केच बना सके अपने दिमाग में। सो प्लीज। Okay, so hello all, Namaskar. I am Danisha Thakur, currently working as TGT Social Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan. Basically, I hail from Balaghat, Madhya Pradesh. I had done my schooling from KVS itself. I have completed my BA B.Ed 4-year integrated course from RIE NCERT Bhopal. And before joining this job, I have completed my master's in education from RIE only. And I have just completed 1 year teaching as working as CGT here. डनिशा ने शायद आपको बताया नहीं, बट डनिशा ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किया था, वो भी एजुकेशन सब्जेक्ट में। जी थैंक यू बिल्कुल। ओके डनिशा, मेरे ख्याल से लोगों ने आपके बारे में जान लिया होगा। सो मेरा आज का पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो डनिशा में ये उम्मीद नहीं थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने महत्वपूर्ण होंगे। हमारे पास अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो यही होते हैं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं इस पोस्ट के लिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं सोशल साइंस के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 50% का जो कंफ्यूजन है वो प्लीज थोड़ा दूर करने की कोशिश कीजिए। Okay, so we really need to talk about eligibility criteria here because I have seen so many people there who came for interview but they couldn't appear for it. मतलब उन्हें एक interview appear होने नहीं मिला। क्यों? just because of eligibility criteria. बहुत अच्छे नंबर थे रिटन में but appear नहीं हो पाए इंटरव्यू के लिए। तो क्या ऐसे जो रीजन थे मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये केवीएस के जो आपका डॉक्यूमेंट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला, उसमें भी बहुत क्लियरली स्टेटेड नहीं है, बट जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो मैंने इंटरव्यू हॉल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक्सपीरियंस किया है। काफी लोग ऐसे मैंने देखे अपने सामने जाते हुए, तो प्लीज इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर टीजीटी सोशल साइंस इज योर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद जो आपका बीए वाला जो पोर्शन है उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने कहा, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीजीटी सोशल साइंस, और एक साइंस के लिए भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 2 सब्जेक्ट। तो सबसे पहला आपका कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है, आपको हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पीरियड पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से भी एक सब्जेक्ट आपको थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पीरियड पढ़ा होना चाहिए। ये मैं प्लेन बीए वालों के लिए बता रही हूँ। और अगर बीए ऑनर्स वालों की बात करें तो अगर आप बीए ऑनर्स है हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी से, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू बिकम टीजीटी सोशल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले और इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं उनकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। साथ ही साथ जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री और या ज्योग्राफी वाले और ज्योग्राफी, ओके,
तो उनको भी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट कभी ना कभी अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस पढ़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड होता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू 50% वाला जो क्वेश्चन आपने पुट किया था, 50% या तो ओवरऑल भी आपको अपनी डिग्री में 50% चाहिए। इसके अलावा आप जो भी आपके दो सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो थ्रू आउट दी ग्रेजुएशन अगर आपका 3 साल का कोर्स है, आपका 4 ईयर का कोर्स है, जो भी है 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में आपके 50% से अबव परसेंटेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और ओवरऑल भी आपकी जो डिग्री जो बनती है वो 50% से अबव की होना चाहिए। तो ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड वाला क्वेश्चन हुआ। और उसके बाद अच्छा एक और चीज, सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम शायद फिल कर दिया होगा कि सीटीईटी क्वालिफाई है, बट वहाँ जाके पता चला कि दे आर नॉट सीटीईटी क्वालिफाइड। तो प्लीज इंश्योर दैट कि आपका सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई हो, और थोड़ा सा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आएगा। तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है बोल सकते हैं, बट केवीएस का यही है। ओके डनिशा, तो मेरा शायद ये थोड़ा पर्सनल डाउट हो सकता है, एंड शायद मैं साइंस बैकग्राउंड का, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा अंदाजा भी नहीं इसके बारे में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीबीए एंड बीकॉम वाले टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं क्या? जी जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये मैं नहीं कह पाई थी। बीए बीकॉम और बीबीए वाले वहाँ आए थे, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम टीजीटी सोशल साइंस। सिर्फ बैचलर्स ऑफ आर्ट बीए डिग्री वाले ही आपका टीजीटी सोशल साइंस बन सकते हैं। बीकॉम एंड बीबीए वाले आर नॉट एलिजिबल। ओके ओके, और थैंक यू। मेरे को लग रहा है कि अब लोगों को पता चल चुका होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सोशल साइंस के लिए। ओके डनिशा, तो मेरे ख्याल से आप सबसे ऑथेंटिकेटेड पर्सन होंगे हमारे लिए, जो कि हमें बता सकें कि पेडागोजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बीइंग अ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन एजुकेशन आपको पता होगा, हमें लगता है ऐसा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे की? आपके मतलब दिमाग में क्या चल रहा था प्रिपेयर करते टाइम, एंड आपने फिर उसे कैसे एग्जीक्यूट किया, एंड एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? सो प्लीज। ओके, तो रिटन एक्सपीरियंस में पहले मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। केवीएस का जो एग्जाम है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, और 2.5 आवर्स, दैट इज 150 मिनट्स आपको मिलते हैं, है ना। तो ये कैसे 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? 40 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन होता है, 40 मार्क्स का जीके एंड करंट अफेयर्स होता है, 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होता है, 10 मार्क्स फॉर कंप्यूटर, 10 मार्क्स फॉर हिंदी एंड 10 फॉर इंग्लिश। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एंड देन कमिंग ऑन टू टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात है, तो मैं अपने लिए एक दिमाग में एक अपना टाइम मैनेजमेंट लेके जाती हूँ कि जैसे मैंने केवीएस के लिए क्या किया था मैं बताती हूँ, हो सकता है किसी को यूजफुल हो ये। जैसे पेडागोजी वाला सेक्शन है, तो मैंने उसको 40 मिनट्स, मैंने सोचा था कि मैं उसको 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लूंगी। फिर 30 मिनट्स में दूंगी जीके एंड करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को, 40 मिनट्स में दूंगी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले को, 10 फॉर कंप्यूटर, 10 फॉर इंग्लिश एंड 10 फॉर हिंदी। तो इस तरीके से ये 130 टू 140 मिनट्स हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं कोशिश करूंगी ऐसे कि मैं इन सेक्शन को इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकूं। तो ये मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली स्ट्रैटेजी थी, जो मैं हर एग्जाम में मैं ये फॉलो करती हूँ। तो केवी की हो, नेट जेआरएफ की हो, तो ऐसे मैं पहले पैटर्न सबसे पहले मैं देख के जाती हूँ एग्जाम का क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी मैं पहले एग्जामिनेशन हॉल के पहले थोड़ा लेके जाती हूँ अपने दिमाग में। जी बिल्कुल। उसके अलावा रिटन की प्रिपरेशन कैसे की, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, एक किरण का मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, साथ ही साथ आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं। तो वो एक ऐसी बुक आती है, आपको इजीली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी। सबसे पहले मैंने वो बुक ली, मैंने पता किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखी कि क्या किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और मैंने पता किया कि मेरा जो कौन सा वीक एरिया है, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैंने अपने वीक एरिया पे काम किया। इसके अलावा अगर मैं बुक्स पे आऊँ, मैंने क्या प्रेफर किया था, तो सबसे पहले जैसे आपने पेडागोजी के लिए पूछा, तो पेडागोजी में पेडागोजिकल थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हम कोई भी एग्जाम दे, नेट जेआरएफ दे या फिर केवीएस दे, एनवीएस दे, जो भी एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हैं।
तो जब भी मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे थ्योरीज आती थी, तो मैंने उसके सेल्फ नोट्स बना के रखे हुए थे। आपको नोट्स इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी है तो आप वहां से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मगर थ्योरीज है जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की, बिहेवियरिज्म की, इसके आप एक डिटेल में नोट्स बना के रखिए हमेशा, ताकि जब भी आपके कोई एग्जाम हो आप उसको रिवाइज करें और आपका पेडागोजी सेक्शन आधे से ज्यादा तो कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है जितनी भी चीजें बेसिक्स इन एजुकेशन करके, हाँ, एनसीईआरटी की एक बुक है, उसको मैंने रेफर किया था अदर देन दिस थ्योरीज वाला सेक्शन। तो इस तरीके से मैंने इतना सफिशिएंट है केवीएस के लिए, बेसिक्स इन एजुकेशन और आपकी पेडागोजिकल थ्योरीज इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैंने आर एस अग्रवाल से प्रिपेयर किया था। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है, अगर आप उसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको हर एग्जाम में आपको आ जाएगा वो, एक बार अगर आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो। उसके अलावा जो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स है, मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे थे, एक मंथली कंपाइलेशन जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होता है वो मैंने देखा था। और जैसे आपके सरकारी टीचर वाले चैनल में भी मैंने अभी देखा कि आपने बहुत अच्छा मटेरियल डेवलप किया है। हालांकि रितेश ने मुझे बताया नहीं, आपको बता पर फिर भी मैंने, क्योंकि मैं सरकारी चैनल देखती हूँ, अच्छा लगा मुझे कंटेंट बहुत ज्यादा आपका। जो आपने मंथली कंपाइलेशन जो दिया है बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो अभी मैं एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसका भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी के लिए मैंने अपने प्रीवियस नॉलेज पर रिलाई किया, बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज मैंने अपने दिमाग में रखी थी कि that I have studied really well during my graduation. So things are there in my mind somewhere. So I just need to scratch it a little bit, and I am going to utilize this 2 hours, 2.5 hours in the best possible way. तो इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप, मुझे लगता है ऐसा, ये मैं अपने लिए करती हूँ, तो किसी भी एग्जामिनेशन के पहले अगर आप जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो 4-5-6 मार्क्स तो आप ज्यादा खींच ही लेंगे। वही ऐसे तो मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि डनीशा यार, आप अगर कॉन्फिडेंट होके मतलब एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने एक माइंडसेट बना लिया कि ये पेपर मेरा है और मैं क्लियर करने वाला हूँ इसको, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल माइंड उसी बिल्कुल। तरह घूमेगा फिर। ओके डनीशा, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि अप्रोक्सीमेटली 20 या 25 डेज मिले थे आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो आपने वो टाइम कैसे यूटिलाइज किया, आपके माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इंटरव्यू हॉल में जाने के बाद क्या क्या हुआ, वो थोड़ा प्लीज अच्छे से एलोबरेट करना और एक्सप्लेन करना। ओके, तो इंटरव्यू की मैं पहले आपको मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की थी। देन आई विल कम टू माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि मैंने क्या करके गया था और मेरे साथ क्या हुआ वहां पे। So first, just like you are watching this channel, so I have watched videos of selected candidates on YouTube, but there were very few videos available at that time. मतलब TGT Social Science के तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला था जिसने अपना इंटरव्यू शेयर किया हो। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा। अभी अगर मैं अभी एस्पिरेंट होती तो शायद मेरे बहुत काम आता ये चैनल। तो उसके अलावा मैंने कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेरे कुछ बैचमेट सिलेक्ट हुए थे, मैंने उनसे बात की। ये सारा सब कुछ करके मैंने एक चेकलिस्ट बनाई, मतलब आई जस्ट जॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स एंड आई मेक अ चेकलिस्ट। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई थी। तो उस चेकलिस्ट में मैंने कौन सी चीजें चेकलिस्ट में ली थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अबाउट केवीएस था। केवीएस बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क इन दी संगठन, तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज केवीएस का जरूर होना चाहिए। उसका मोटो, केवीएस का मोटो, ऑब्जेक्टिव, जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है केवीएस के, जैसे एसबीएसपी है, बाला थे उस टाइम की, एस्टेब्लिशमेंट ईयर और प्रेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो इस टाइप का मतलब एक केवीएस का आप थोड़ा सा नॉलेज लेके जाइए। एज अ संगठन केवीएस क्या है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग केवीएस। सेकेंड थिंग इज योर बायोडेटा। बायोडेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी वहाँ एक्सपर्ट आपके बैठे होते हैं, 4 या 5 एक्सपर्ट, उनके पास, सबके पास आपके लेट मी शो यू द बायोडेटा। तो बायोडेटा की एक कॉपी होती है। जैसे ये आपका बायोडेटा था जो हमको फिल करने वहाँ कहा गया था।
तो सारे एक्सपर्ट आपका बायोडेटा लेके बैठते हैं और इससे फिर देखते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बायोडेटा के जो 2 कॉलम है, सुटेबिलिटी टू द पोस्ट एंड स्पेशल अचीवमेंट, इससे बहुत ध्यान से भरे, फिल करें, मतलब कि, और जो आपके वाकई में जो चीजें आपने की, अगर वाकई में कोई आपके स्पेशल अचीवमेंट्स है तो वो ही आप वहां पे लिखिए। कोई फेक अचीवमेंट्स या इस टाइप का आप ना लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी लोग होते हैं, तो वो समझ जाते हैं आपको। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं, बिल्कुल। तो उसके अलावा जो एक और चीज थी कि प्लीज प्रिपेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर अपना करके जाइए। उसमें क्या क्या इंक्लूड आप कर सकते हैं, अपना नेम, नेटिव प्लेस, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, आपके पेरेंट्स का अगर कोई ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, इस टाइप का आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर डेमो एंड लेसन प्लान। डेमो, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि शायद किसी के इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, मगर अगर आप वहां रहेंगे तो मैंने देखा है ऑलमोस्ट, मतलब 95 आउट ऑफ 100 लोगों से तो डेमो बिल्कुल लिया जाता है। तो आप डेमो एटलीस्ट प्रिपेयर 2 to 3 डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? 6 to 8, मैंने क्या किया था, 6 to 8 एनसीईआरटी से मैंने 2 लेसन प्लान प्रिपेयर किए थे और 9 to 10 से मैंने 1 लेसन प्लान प्रिपेयर किया था। तो आई हैव प्रिपेयर 2 to 3 लेसन प्लान। प्लीज आप लोग ये लेसन प्लान जरूर प्रिपेयर करके जाए, डेमो जो है आपका। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन में एक और चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ सम क्रिएटिव आइडियाज यू कैन कम आउट विद यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल देयर, जो वहां पे अवेलेबल हो, अगर आप उसकी हेल्प से कुछ कर पाए तो या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके बहुत काम आता है इस जगह पे। जैसे मैंने क्या किया था, हालांकि मैं ये सोच के गई थी पहले से कि मेरे हाथ में एक बेंगल थी, तो आई जस्ट took it out and started spinning it। मैंने उसको स्पिन करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से मैंने अपना जो टॉपिक है रोटेशन, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला थोड़ा सा छोटा सा आइडिया था, बट शायद वो अच्छा लगा था वहाँ बैठे एक्सपर्ट्स को। उसके अलावा एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स की भी एक चेकलिस्ट बना के लेके जाए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स केवीएस ने आपको बताए हैं, प्लीज डू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ इट। एंड जो एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज भी आप अपने पास रखिए। वहाँ पे बहुत टाइम 3 कॉपीज लिखी होती है, बट उससे ज्यादा लग जाती है, तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज अप टू डेट करके जाए कि एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी। ओके डनीशा, और मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके इंटरव्यू के हॉल के अंदर का एक्सपीरियंस क्या था? वहाँ पे उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछे और क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ वहाँ पे, वो प्लीज। या बिल्कुल। तो ऐसे तो मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। अब मेरे साथ हॉल में क्या हुआ कि मैं गई, सबसे पहले मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया एंड देन दे आस्क्ड मी क्वेश्चन रिलेटेड टू माय बायोडेटा। तो सबसे पहले उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप केवीएन हैं, कौन से केवी से आप पढ़ी हैं। उसके बाद आप कौन से आरआई से पढ़ी हैं, क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था। देन दे केम टू द क्वेश्चन कि आपका 12th में साइंस था, देन व्हाई यू केम टू दिस प्रोफेशन, मतलब आपने सोशल साइंस क्यों किया। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि सर आई जेन्युइनली थिंक दैट दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ मी। मतलब मैं शायद इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छी हूँ, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने जो है स्विच किया। तो उन्होंने फिर मुझसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि तो आपने 10th के बाद 11th में क्यों नहीं आर्ट्स स्ट्रीम चूज की। फिर मैंने उनको बोला कि सर जहाँ मैं थी जिस केवी में, वहाँ नहीं था आर्ट्स, और वहाँ कोई भी आसपास स्कूल नहीं थे जहाँ की अच्छा अच्छा हो आर्ट्स की स्ट्रीम 11th-12th में, इसलिए मैंने नहीं लिया था। बट इसके बाद मैं क्लियर थी कि नहीं, ग्रेजुएशन तो मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट में ही करना है। उसके बाद देन दे पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन लाइक एमएड से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दैट यू आर परस्यूइंग एमएड। ओके, उसमें फिर मैंने अपने स्पेशल अचीवमेंट्स में लिखा था, जैसे कि आपने बताया था कि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, तो मैंने वो मेंशन किया था। तो उससे मुझे ये उन्होंने जब देखा तो एक वहाँ पे एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यूर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। मैंने कहा यस सर। तो देन दे आस्क्ड मी कि देन व्हाई आर यू सिटिंग हियर, व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम, यू मे लीव। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक मतलब मुझे जाना है क्या सच में, थोड़ा सा ये नर्वस हो गई थी मैं।
फिर वहाँ एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे बोला कि ओके ओके जस्ट सिट, बट प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कि अगर आप नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड है, आपको फेलोशिप मिली हुई है, तो आपने क्यों नहीं मतलब देन व्हाई यू वांट टू जॉइन केवीएस। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन किया कि सर अभी मैं एमएड कर रही हूँ, अगर मैं फेलोशिप लेती भी तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमएड आई विल अप्लाई फॉर इट, बट क्यों नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं केवीएस ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि जेआरएफ विल टेक 5 to 6 years, है ना। तो उसके बाद भी मेरे पास जॉब की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगी, मेरे पास हाथ में तो जॉब नहीं होगी। तो अगर अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में काम करने की, तो सर मैं बिल्कुल यहाँ पे काम करना चाहूंगी। तो ठीक है, फिर ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर उनका। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तो आप अगर केवीएस अलाउ करता है तो आप आगे फर्दर स्टडीज करना चाहेगी, तो ये उनका एक क्वेश्चन था। उसके बाद पोस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे कि अगर ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाए तो क्या आप करेंगी, जॉब तो नहीं छोड़ देंगी आप। ये मुझसे 2 या 3 बार उन्होंने पूछा कि आप जॉब तो नहीं छोड़ देंगी। उस टाइम पे कुछ सिनेरियो चल रहा था कि बहुत सारे ड्रॉप आउट वगैरह हुए थे। तो उसके बाद मेरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वो अराउंड 1 मिनट तक चला। जैसे मैंने आपको वो बेंगल वाला बताया था, जस्ट मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद मेरा डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया था वहाँ पे। और मैंने अपने स्पेशल अचीवमेंट्स में लिखा हुआ था, मैं स्काउटिंग गाइड मैंने स्कूल में किया है, तो राज्य पुरस्कार एंड नेशनल जम्बूरी भी एक हमारा होता है स्काउटिंग गाइड में। तो आई हैव मेंशन्ड देयर का राज्य पुरस्कार एंड नेशनल जम्बूरी कैडेट। तो उन्होंने उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे कि आपका कैंप कहाँ हुआ, आप स्काउटिंग गाइड में थी, तो अगर केवीएस में भी स्काउटिंग गाइड के स्काउटिंग ड्यूटीज होती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप करेंगी केवीएस में जाके। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद था स्काउटिंग गाइड में, तो काफी केवीएस की तरफ से ऑल इंडिया मतलब घूमी हूँ कैंप्स के लिए, तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगी ये। देन दे केम टू द क्वेश्चन अबाउट माई नेटिव प्लेस, बालाघाट से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। बालाघाट जो है वो थोड़ा नक्सल एरिया में आता है, तो उन्होंने नक्सलिज्म से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे कि नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, या नक्सलिज्म मतलब किस वे में आप नक्सलिज्म को देखती है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, आपके एरिया के एमपी कौन है, एमएलए कौन है। इस तरीके से मेरा जो नेटिव प्लेस से रिलेटेड मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन मुझसे पूछा, एंड इस तरीके से मेरा इंटरव्यू जो है वहाँ पे खत्म हो गया। बट अगर आप इसको एनालिसिस करके देखेंगे, जब मैं आई इंटरव्यू हॉल से बाहर, तो मैंने देखा कि ये ऑलमोस्ट ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये मैंने बायोडेटा में कहीं ना कहीं ये चीजें लिखी हुई थी। एक क्वेश्चन था कि सुटेबिलिटी टू द पोस्ट से मैंने कुछ इस टाइप के टर्म्स यूज किए थे, क्योंकि मेरा एमएड था, तो मैंने मतलब ये टर्म्स यूज किए थे, मुझे नॉलेज था पेडागोजी के बारे में। तो जैसे पेडागोजिकल अप्रोचेस, आईसीटी है, इस टाइप के टर्म्स मैंने यूज किए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या होती है, आईसीटी इन एजुकेशन क्या होता है, जो भी मैंने ये एनालिसिस किया बाद में कि बायोडेटा से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मेरा इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, ओके, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बायोडाटा पे हमारे मतलब जो बायोडाटा फॉर्म होता है हमारा, उसी पे हमारे बेसिस पे पूरा इंटरव्यू चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर अगर आपका बायोडेटा आपने बहुत अच्छे से फिल किया है और उसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वो पैनल पे भी डिपेंड करता है कि पैनल टू पैनल भी वेरी करता है। बट शायद मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। इसके अलावा मगर मेरे और भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे बायोडेटा से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उनसे 2 या 3 डेमोन्स्ट्रेशन भी लिए गए। मुझसे तो एक ही था, मेरा तो शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, बट उनसे लिए गए। और भी बहुत सारी चीजें अलग अलग पूछी जाती है पैनल में। आई एम जस्ट शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मे भी शायद आपके साथ भी ये हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को मतलब अंदाजा हो गया होगा कि क्या क्या हॉल में हो सकता है वहां पे। तो चलिए इंटरेक्शन को हम खत्म करते हैं टैनिशा। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि आपने अगर हमारे बाकी के इंटरेक्शंस नहीं देखे या बाकी के एपिसोड नहीं देखे, तो उन्हें भी प्लीज आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर कमिंग हियर डैनिशा, एंड So thank you so much for calling me, Ritesh. It's a pleasure to be here. So, thank you.